गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी क्लास आगे स्टार्ट करते हैं और आगे का टॉपिक आज हमारा है, हम ठोसों का वर्गीकरण में पढ़ रहे थे। ठोस कितने प्रकार के होते हैं और ठोसों के प्रकार में हमने कल पढ़ा था आणविक ठोसों के बारे में। आणविक ठोसों के बाद अगला हमारा आता है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या होते हैं? तो आयनिक ठोस जैसा नाम से निकल रहा है वैसे ही आप बता सकते हैं कि आयनिक ठोस आयनों से मिलकर के बने होते हैं। और आयन आपके कौन कौन से होते हैं? या तो धन आयन होगा या फिर ऋण आयन होगा। अर्थात धन आयन और ऋण आयनों से मिलकर के जो ठोस बनते हैं उन्हें हम आयनिक ठोस कहते हैं। आयनिक ठोसों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसे हम कूलामी बल भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और ये आकर्षण का गुण स्थिर वैद्युत आवेश के कारण उत्पन्न होता है या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है और आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? ये आकर्षित करते हैं, जिसे हम कूलामी बल भी कहते हैं। स्थिर वैद्युत बल क्या कहलाता है? कूलामी बल कहलाता है। और इसी के कारण ये ठोसों के आयन परस्पर जुड़े हुए होते हैं और एक ठोस की संरचना का निर्माण करते हैं। इनमें प्रत्येक आयन विपरीत आयनों द्वारा एक निश्चित संख्या से घिरा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी प्रत्येक आयन अगर देखें, अगर किसी ठोस की संरचना को देखें, क्योंकि ये सारे ठोस त्रिविमीय संरचना में होते हैं, तो त्रिविमीय संरचना में आप देख सकते हैं कि अगर एक, ये मान लीजिए एक क्या है, सोडियम है, तो सोडियम के एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ, एक दाएं, एक बाएं, एक ऊपर और एक नीचे, इस प्रकार से क्लोरीन आयन हो सकते हैं। या फिर क्लोरीन आयन का ही इसी प्रकार से इसके चारों ओर सोडियम आयन हो सकता है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हम बतला सकते हैं कि सोडियम या क्लोरीन आयन या कोई भी आयन हो, उस आयन के चारों ओर विपरीत आयनों की एक निश्चित संख्या पाई जाती है, जिससे वह घिरा हुआ होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं, जैसे सोडियम का हमने यहाँ पर एक ग्राफ बना करके तैयार किया है और मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड यानी एक नमक का एक क्या है आपका एक ठोस बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि सोडियम और क्लोरीन के चारों, देखो एक ये है सोडियम, एक ये सोडियम, एक ये सोडियम, ये सोडियम, दूसरा क्या हो सकता है? एक सोडियम इसके पीछे और एक सोडियम इसके आगे, यानी इस क्लोरीन के चारों ओर सोडियम के 6 आयन उपस्थित होते हैं। सभी में ऐसा नहीं हो सकता कि सभी में 6 हो, किसी में कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन यहां हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड में 6 सोडियम आयन क्लोरीन के चारों ओर होते हैं। या फिर अगर हम सोडियम की बात करें तो क्लोरीन आयन सोडियम के चारों ओर उपस्थित होते हैं, इनकी भी संख्या 6 होगी। इस प्रकार से एक संरचना का निर्माण किया जाएगा और ये ठोस का निर्माण करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें प्रत्येक आयन विपरीत आयनों द्वारा एक निश्चित संख्या से घिरा होता है। ये कठोर और भंगुर होते हैं। कठोर का मतलब ये कठोर होते हैं और भंगुर का मतलब आप किसी से प्रहार करें या किसी वस्तु से इन पर चोट करें, आघात करें तो यह टूट कर चूर चूर हो जाता है, इसी को ही हम भंगुर कहते हैं। और इनके गलनांक उच्च होते हैं, माने अगर आप नमक को पिघलाने का प्रयास करेंगे तो नमक कोई साधारण ताप पर पिघलने वाला पदार्थ नहीं है, वह उच्च ताप पर पिघलता है, इसीलिए इनका गलनांक कैसा होता है? उच्च होता है। तथा इनका जलीय विलयन जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। अर्थात आयनिक ठोसों से मिलकर के जो विलयन तैयार किए जाते हैं वो विलयन वो कैसे होंगे? विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन इनकी एक ठोस अवस्था, माने अगर ये सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है, तो यह विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब अगर आप नमक में सूखा रखा हो, किसी प्रकार से भी उसमें नमी ना हो, तो
नमक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन अगर नमक का विलयन बनाया जाए तो विद्युत धारा बहुत अच्छे से प्रवाहित होती है, अर्थात यह विद्युत का सुचालक होता है, किंतु ठोस अवस्था इनकी नहीं होती है। अब देखिए आयनिक ठोसों के प्रकार क्या है, एग्जाम्पल में देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड हुआ, पोटेशियम क्लोराइड हुआ, लिथियम क्लोराइड हुआ, सिल्वर आयोडाइड हुआ, जिंक सल्फाइड आदि हुआ, बहुत सारे होते हैं। तो हम यहाँ पर इनके एग्जाम्पल के रूप में इन्हें देखते हैं, ये आपके आयनिक ठोस हो जाते हैं। तो बात समझ में आई ना कि आयनिक ठोस क्या होते हैं, अर्थात वे ठोस जो धनायनों या ऋणायनों से मिलकर के बने होते हैं। इनके मध्य स्थिर वैद्युताकर्षण बल या कूलाम्नी बल पाया जाता है, जिसके द्वारा ये परस्पर जुड़े होते हैं और ये सभी 3D संरचना में होते हैं, यानी 3 डायमेंशन में होते हैं। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सहसंयोजक ठोस। माने अगर हम देखें ठोसों के वर्गीकरण में तो अगला ठोस आपका आता है सहसंयोजक ठोस। अब सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं, अर्थात ऐसे ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो अधात्विक परमाणु होते हैं, मतलब ये धातु नहीं होते, अधातु के रूप में होते हैं, माने ऐसे सॉलिड अधातुओं से मिलकर के बने होते हैं, तो अधात्विक परमाणु होते हैं। और ये अधात्विक परमाणु परस्पर सहसंयोजी बंध द्वारा, सहसंयोजकता आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो सहसंयोजकता में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, माने एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरा दे रहा है, यानी दोनों में साझा हो रहा है, और साझा होने पर जो बंध बनते हैं उन्हें हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। अब ये सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। उसी प्रकार से यहां पर भी जो भी ठोस बनेगा वह सहसंयोजी बंध द्वारा परस्पर मिलकर के बनेगा, और ये बंधों सहसंयोजी बंधों से जुड़कर के एक संरचना बनाएगा, और यह भी संरचना एक 3 डायमेंशन संरचना होती है, मतलब ये भी 3D में जुड़े हुए थे। इनकी ज्यामिति जो होती है वो कैसी होती है, कह सकते हैं कि 3D होती है, 3 डायमेंशनल होती है। अब ये ठोस कठोर एवं भंगुर होते हैं, यानी ये कठोर भी होते हैं और भंगुर भी होते हैं। माने भंगुर का हमने बताया कि इन्हें कूटने पर या प्रहार करने पर ये चूर चूर हो जाते हैं। इनके गलनांक बहुत अधिक उच्च होते हैं, यानी आयनिक ठोसों से बहुत अधिक उच्च होते हैं। ऐसा क्यों, सहसंयोजी बंध के कारण, क्योंकि सहसंयोजी बंध एक प्रबल बंध होता है। इनके गलनांक बहुत उच्च होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अगर इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करी जाए तो यह विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, तथा इनका जलीय विलयन भी नहीं बनाया जा सकता, है ना। इनका जलीय विलयन नहीं, किसी भी प्रकार के विलायकों में इनको विलय करने पर ये उसमें मिलते नहीं, अर्थात इनका हम जलीय विलयन नहीं बना सकते। तो ये कैसे होते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, इनका ये विद्युत के कुचालक होते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, हीरा हुआ, देखो बहुत कठोर पदार्थ है। क्वार्टज हुआ, ये भी प्रकार का पत्थर होता है। सिलिकॉन हुआ, जो आपकी मिट्टी में या सिलिका पाई जाती है, उसको कह सकते हैं। ग्रेफाइट जो होता है वो क्या है, एक प्रकार का कार्बन का ही अपर रूप है, और ये काले रंग का जो पेंसिल के आगे पेंसिल में निब, ये जो कह सकते हैं कि जो बर्ती पड़ी होती है उसे कहते हैं ग्रेफाइट। तो ये ग्रेफाइट काले रंग का होता है और ये भी कार्बन का ही अप्रूव होता है, लेकिन ये एक अकेला ऐसा इस पदार्थ में या कहें इसमें ठोस में ऐसा कह सकते हैं पदार्थ है जो ग्रेफाइट विद्युत धारा को प्रभावित करता है या प्रवाहित करता है, माने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। बाकी इन सभी में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है, लेकिन ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, यानी विद्युत का सुचालक होता है। देखिए यहाँ पर इसीलिए मैंने पॉइंट आउट भी कर दिया है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, बाकी सभी को छोड़ करके वो कुचालक होते हैं। अब बात करते हैं इसकी धात्विक ठोसों की। तो धात्विक ठोस क्या होते हैं? इस प्रकार के ठोस धात्विक आयनों या मुक्त इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के बने होते हैं, या धात्विक आयनों और मुक्त इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के बने होते हैं। अर्थात मतलब क्या हुआ कि जो धात्विक ठोस होते हैं वो धनावेशित धातु आयन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के बने होते हैं, यानी इनके धातुओं में या इनकी 3D संरचना में जो परमाणु आपस में या आयन आपस में, आयन कौन से होंगे यहाँ पर धात्विक आयन होंगे,
और जो धात्विक आयन बनते हैं उनके चारों ओर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का सागर पाया जाता है, समुद्र पाया जाता है, और उसी से मिलकर के ये आपस में बंधे रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन पूरे ठोस में एक समुद्र की तरह चारों ओर इधर उधर विचरण करते रहते हैं और पूरे क्रिस्टल में फैले रहते हैं। प्रत्येक धात्विक परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धातु धनायन तथा इलेक्ट्रॉनों का समूह बनाता है। माने ये इलेक्ट्रॉनों का सागर आता कहां से है? इलेक्ट्रॉनों का सागर यानी इलेक्ट्रॉन, धात्विक परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करता है। 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है। इस प्रकार से वह इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है और उन इलेक्ट्रॉनों के चारों ओर, यानी उन जो धातु आयनों के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का एक समुद्र सा बन जाता है और जो पूरे क्रिस्टल में फैले हुए होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? धात्विक ठोस कहते हैं, क्योंकि ये धातुओं से मिलकर के बने होते हैं। ये विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यानी इनमें विद्युत धारा क्यों आसानी से प्रोवाइड की जा सकती है? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये विद्युत तथा ऊष्मा के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे Fe है, Al है, Cu है, Ag है, Au है, Na है, सोडियम भी हो सकता है। सिर्फ सोडियम की बात करें, सिर्फ सोडियम और दूसरा कोई नहीं। तो उस प्रकार से माने अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, बाकी Fe, एल्यूमिनियम आदि आपके लिखे गए। सपोज करो कि ये एक प्रकार से ठोस है, तो यहां पर इसमें क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन का कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। तो इस प्रकार से इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन आए कहां से होंगे? ये आए होंगे धन आयनों से मिलकर के। ये रहे आपके धन आवेश। और इन्हीं के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? ऋण आवेश पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अच्छा, दूसरा क्या होता है कि अगर इनमें प्रकाश प्रवाहित हो, माने ये जो इलेक्ट्रॉनों का समुद्र होता है, चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अगर इसमें प्रकाश डाला जाए तो यह प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के चमक उत्पन्न करने लगते हैं। इसीलिए धातुओं में आपको एक विशेष चमक दिखाई देती है। तो इस प्रकार से आपके ठोसों के वर्गीकरण में आपका धात्विक ठोस भी समाप्त हो गया, यानी हम धातुओं का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। आगे चल करके हम क्रिस्टलों के बारे में जानेंगे, उनकी ज्यामिति, उनके पैरामीटर्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।